हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग BHIC 131 दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो इजीली पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। ऑल्सो मैं हिंदी में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मैं ट्राई कर लूंगी बट मेरे को नहीं लगता दैट आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी। मैं इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हूं तो मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये पीडीएफ आप लोग को हिंदी में भी अवेलेबल है। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट आर द मेजर मटेरियल फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, डिस्कस इट्स ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड टाउन प्लानिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ओके, काफी एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं। क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आंसर पे देना है। ओके, देखो सबसे पहले समझते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी क्या। हड़प्पन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन में से एक है। ये लगभग 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच फ्लरिश हुई थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बीसी के बाद, बिफोर क्राइस्ट के बाद जो है ईयर्स उल्टे चलते हैं। ओके, 2600 पहले आएगा फिर 1900 आएगा। ओके, समझ आ गया? तो ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका भी आप याद रखेंगे, पेपर में आ सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम पे। ठीक है, इसका नाम जो है हड़प्पा नाम के साइड से पड़ा था। इस सिविलाइजेशन की सबसे खास बात थी इसकी एडवांस्ड टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी यहाँ पे, मतलब कहाँ मार्केट्स होंगी, कहाँ घर होंगे, ये सब। इसका ट्रेडिंग सिस्टम, कैसे बिजनेस करते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन, इनका जो पॉटरी वगैरह था उस टाइम पे वो, और इनका ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो 4500 साल पहले भी यहाँ के लोग प्लान्ड सिटीज में रहते थे। ठीक है, हर चीज प्लान्ड थी यहाँ पर। अब अगर हम इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। इसके एरिया लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में था। ठीक है, ये सिविलाइजेशन पाकिस्तान के पंजाब तक, गुजरात तक, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। पाकिस्तान का पंजाब। ठीक है, जब ये पहले की बात हो रही है, जब हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको ये लाइन बहुत जरूरी है याद रखनी। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स जो एग्जाम में याद रखनी होती है वो ये है। इसमें से सारी साइट नहीं लिख के आनी, 2-3 नाम याद रखो। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, और इजी वाला जैसे याद रखो, आप याद रख लो बनावली। बनावली बनाने, हमारी सिटी प्लानिंग की बात हो रही है ना, तो बनावली। ठीक है, याद रखेंगे। ज्यादातर सेटलमेंट्स जो थी इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास बनी हुई थी हड़प्पन की। इतने बड़े एरिया में सेम टाइप की प्लानिंग और कल्चर मिलना बताता है कि ये सिविलाइजेशन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड थी। हर चीज याद रखो, जो चीजें मैं बोल रही हूँ, जिन चीजों पर मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूँ वो। ठीक है, अब अगर हम इसके मटेरियल फीचर्स देखें कुछ, तो सबसे पहले आ जाता है स्टैंडर्ड ब्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखी हैं सारी चीजें। स्टैंडर्डाइज बेक्ड ब्रिक्स, हड़प्पन लोग बेक्ड ब्रिक्स का यूज करते थे। सब जगह ऑलमोस्ट सेम साइज के ब्रिक्स मिलती थी। इससे पता चलता था कि कंस्ट्रक्शन एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड पे होती थी। ठीक है, साथ ही साथ वेट्स एंड मेजरमेंट्स का बहुत यूज था। स्टैंडर्डाइज वेट्स वगैरह का यूज करते थे ये लोग, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाने के लिए। सील्स वगैरह का यूज करते थे, जैसे ठप्पे लगते हैं ना वो। ठीक है, यूनिकॉर्न, बुल, एलिफेंट, ऐसी चीजें बनी होती थी उस पर। ठीक है, सील्स वगैरह पे। साथ ही साथ पॉटरी एंड क्राफ्ट्स का बहुत ज्यादा काम करते थे ये लोग। ठीक है, फाइन पॉटरी, बीड्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब का। ओके, इकोनॉमी की वाइज देखें तो इनकी इकोनॉमी 4 मेन पिलर्स में थी। एग्रीकल्चर, ठीक है, पेस्टोरलिज्म एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मिंग होता है, पेस्टोरलिज्म भेड़ बकरी चराना जो होता है ना वो। ठीक है, अब अगर हम इनकी टाउन प्लानिंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का। सबसे पहले इसमें आ जाता है, देखो, सिटाडल और अपर टाउन। ठीक है, हड़प्पन सिटीज 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। एक तो सिटाडल जो अपर टाउन होता था, और एक लोअर टाउन। ठीक है, अपर टाउन में जो है इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, वहीं लोअर टाउन में रेजिडेंशियल एरिया। ठीक है, ग्रिड पैटर्न रोड्स होती थी यहाँ पर। ठीक है, हड़प्पन सिटीज की रोड सीधी और प्लान्ड होती थी। रोड्स एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती थी, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है मैंने सब। ठीक है, हाउसेज जो है इनके, वो कई घर जो हैं, घरों में बाथरूम, वेल, ड्रेनेज सब कुछ होता था। ठीक है, इनका ड्रेनेज सिस्टम अगर आप बात करें, वेरी वेरी फेमस बोला जाता है हड़प्पन का।
देखो, सबसे अमेजिंग अचीवमेंट मानी गई है ड्रेनेज सिस्टम वाली हड़प्पन की। हर घर की ड्रेन मेन ड्रेन से कनेक्टेड होती थी, ड्रेन्स कवर्ड होती थी, इससे सफाई और सैनिटेशन मेंटेन रहता था। और आज भी कई सिटीज में इतना सिस्टमैटिक ड्रेनेज नहीं मिलेगा। हमने देखा है बहुत जगह ऐसी हैं अभी भी जहाँ पे ड्रेन्स ओपन होती हैं, है ना, तब के टाइम पे नहीं थी। अब अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदारो की बात करें तो हड़प्पा रावी रिवर के किनारे थी। याद रखनी है ये चीजें, ठीक है, सब कुछ मैंने आंसर में लिख रखा है। रावी रिवर के पास थी। यहाँ से हमें ग्रीनरीज, वर्कशॉप, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, प्लान स्ट्रीट्स, ये सब जो है इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सेंटर थे इसके आसपास, ठीक है। वहीं अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो इंडस रिवर के पास था। इसका सबसे फेमस स्ट्रक्चर है इसका ग्रेट बाथ। ओके, ये एक बड़ा पब्लिक वाटर टैंक था। हिस्टोरियन मानते हैं कि इसका यूज रिलीजियस या फिर सेरेमोनियल बाथिंग के लिए यूज होता था, बेदिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी हमें ग्रेनरीज, असेंबली हॉल, ये सब यहाँ मिलते थे। ओके, अब अगर हम रिलीजन एंड बिलीफ की बात करें तो हड़प्पन लोग मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे, सेक्रेड एनिमल्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। और एक इनकी बहुत फेमस सील थी पशुपति सील, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट नोट्स में भी समझाई है। कई हिस्टोरियंस इसे शिवा के अर्ली फॉर्म से कनेक्ट करते थे। हालांकि इस बात पर पूरी कभी भी अग्रीमेंट नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि उनकी रिलीजियस लाइफ काफी अच्छी थी, रिच थी। ओके, देखो, हिस्ट्री में तुम कितना भी पढ़ लोगे ना, तुम पढ़ के चीजें नहीं कर सकते। तुम्हें ये पीडीएफ लेकर 3 से 4 बार आंसर पढ़ना होगा, लर्न करना होगा, तो ही तुम कर पाओगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ओके, मैं पहले बता दूं, मैं समझा रही हूँ, समझ लो जितना समझ सकते हो। नोट्स बना लो अपने आसपास, अगर करना चाहते हो। पीडीएफ परचेज करना चाहते हो, पीडीएफ परचेज कर लेना। लेकिन आई वुड श्योरली से कि आप लोग प्लीज इसको लिखो, कहीं से पढ़ो बार बार, तो याद होगा, वरना नहीं होगा। काफी एक्सटेंडेड चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस थ्योरीज एक्सप्लेनिंग द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, ठीक है। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी, हमने पढ़ लिया। कब से कब तक थी? 2600 बीसी से 1900, ठीक है। लेकिन 1900 बीसी के बाद धीरे धीरे इसके बाद बड़े शहरों का पतन या फिर डिक्लाइन शुरू हो गया, ठीक है, पतन हिंदी में, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिस्टोरियन आज तक एक ही रीजन पर अग्री नहीं है। इसीलिए डिक्लाइन को समझने के लिए कई थ्योरीज लगाई। किसी को नहीं पता कि क्यों डिक्लाइन हुआ था, कैसे हुआ था, किस वजह से हुआ था, तो कोई भी एक पॉइंट नहीं है, अलग अलग थ्योरीज है, ठीक है। थ्योरी समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी को आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मॉर्टिमर व्हीलर, इन्होंने दिया था। उनका मानना था कि आर्यंस बाहर से आए और उन्होंने हड़प्पन सिटीज पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। व्हीलर ने ऋग्वेदा के इंद्र को फोर्ट डिस्ट्रॉयर कहा था, ठीक है, और कहा कि शायद आर्यंस ने हड़प्पन सेटलमेंट को खत्म कर दिया। ये मानना था आर्यन इन्वेजन थ्योरी का। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये थी, बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को इस थ्योरी का सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग एविडेंस ही नहीं मिला कभी, ठीक है। कहीं भी लार्ज स्केल वॉर के साइंस नहीं मिले थे सिविलाइजेशन में। मोहनजोदारो में जो स्केलेटन्स मिले थे उनसे भी कोई भी इन्वेजन वगैरह का प्रूफ नहीं हुआ था। इसी वजह से आज के हिस्टोरियंस इस थ्योरी को लार्जली रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्यन इन्वेजन थ्योरी अब एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं मानी जाती, इसको बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करा जाता। ओके, नेक्स्ट आते हैं इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखो, कई स्कॉलर्स कहते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस आए थे, जैसे कि रिवर चेंज। एक तो हड़प्पन सेटलमेंट्स रिवर के पास बनी हुई थी। अगर रिवर का कोर्स चेंज हो गया, रिवर ऐसे बह रही थी एक जगह से और फिर वो चेंज हो गई, तो रिवर सूख जाएगा, तो लोगों के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाता है। तो हिस्टोरियन मानते थे कि यहाँ पे एक घाघर हकरा रिवर था, ठीक है, ये देखो ये रहा, ठीक है, सरस्वती रिवर से एसोसिएटेड है ये। वो धीरे धीरे सूख गई या उसका रूट चेंज हो गया और इससे एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई दोनों अफेक्ट हुए, तो इसलिए उनका हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। साथ ही साथ अर्थक्वेक्स की बात करी गई है यहाँ पर बहुत ज्यादा, ठीक है, फ्लडिंग की बात करी गई है कि अर्थक्वेक ने रिवर का कोर्स बदल दिया, सेटलमेंट्स डैमेज हो गई, फ्लडिंग से रिवर का कोर्स बदल गया, इसलिए, ठीक है। तो एनवायरमेंट की थ्योरी में आपको फ्लड, अर्थक्वेक, रिवर शिफ्टिंग, रिवर डाइंग, ये सब याद रखना है, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंज की बात करी गई है थ्योरी एक और। रिसर्च के अकॉर्डिंग हड़प्पन पीरियड के एंड के टाइम में मॉनसून वीक हो गया था, काफी कम रेनफॉल हुई थी। बारिश कम होगी तो क्रॉप्स नहीं उगेंगी, फूड प्रोडक्शन कम होगा, इकोनॉमी वीक हो जाएगी। और क्योंकि हड़प्पन इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, इसलिए क्लाइमेट चेंज ने बहुत अफेक्ट करा। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज से पूरी सिविलाइजेशन कभी खत्म नहीं हो सकती, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसमें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिके एंड ट्रेड डिक्लाइन।
हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। उनका ट्रेड मेसोपोटामिया, ठीक है, जैसे रीजन्स के साथ होता था, अलग अलग टाइप के रीजन्स होते हैं ये, ठीक है, मेसोपोटामिया। लेकिन लेटर फेज में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कम होने लगा, और जब ट्रेड कम हुआ तो सिटीज वगैरह वीक होने लग गई, ठीक है। इंटरनल डिसइंटीग्रेशन, ये थ्योरी आज के स्टूडेंट्स को काफी रीजनेबल लगती है। इसके अकॉर्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन अचानक डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। देखो, इनका कहना है कि अंदर अंदर से ना धीरे धीरे वीक होने लग गई थी। वेट्स वगैरह का डिसअपेयरेंस हो गया, सील्स कम मिलने लग गई, टाउन की प्लानिंग वीक हो गई, और इससे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की पावर कब खत्म होती रही। ऐसे करके बड़ी सिटीज जो है वो टूटकर छोटे छोटे विलेजेस में बट गई, ठीक है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कभी भी सडन कोलैप्स नहीं था, ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन था, एक तरह अर्बन लाइफ से जो है रूरल लाइफ की तरफ शिफ्ट होना। ओके, डिफिकल्ट है क्वेश्चन, पढ़ने पड़ेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटी ऑफ द अर्ली ऋग्वेदिक आर्यंस। देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें काफी टेक्निकल चीजें हैं तो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड क्या था। देखो, ये 1500 बीसी से 1000 बीसी, तो आया तो हड़प्पन के बाद ही, ठीक है। इस पीरियड के बारे में हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ऋग्वेदा से मिलती है, जो सबसे पुराना वैदिक टेक्स्ट माना जाता है। आर्यन इसी समय में मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते थे, और उनकी लाइफ पेस्टोरल यानी कि कैटल रेयरिंग पर बेस्ड थी बेसिकली, ठीक है। उनका समाज ट्राइबल नेचर का था और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी सिंपल थे। आज हम इस पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वैसे समझेंगे, ठीक है। इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटी, 3 चीजें। सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमी क्या थी इनकी। पेस्टोरल इकोनॉमी थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गाय, पशु, पक्षी ये सब ये लोग करते थे, चढ़ाते थे, ठीक है। फिर कैटल का बहुत इंपॉर्टेंस था, कैटल का यूज करते थे दूध के लिए, घी के लिए, एक्सचेंज के लिए, ये सब, ठीक है। एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंस था इनके में भी, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं थी वैसे, लेकिन इनकी मेन क्रॉप थी बार्ले। इसके अलावा कुछ और क्रॉप्स भी उगाई जाती थी थोड़ी बहुत, ठीक है। दूसरी एक्टिविटीज जिसमें ये इन्वॉल्व थे वो था हंटिंग, फिशिंग और क्राफ्ट प्रोडक्शन, लिमिटेड था क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। बार्टर सिस्टम यूज करते थे ये लोग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस समय कॉइन्स नहीं थे, इसलिए एक्सचेंज के लिए बार्टर सिस्टम, एक चीज के बदले दूसरा चीज देना, ठीक है। अब अगर हम सोसाइटी की बात करें, इकोनॉमी की हमने कर ली, तो ऋग्वेदिक सोसाइटी जो है बहुत सिंपल और फ्लेक्सिबल थी। अगर सोशल यूनिट्स देखें तो सोसाइटी के कुछ यूनिट्स में डिवाइडेड थी सोसाइटी। सबसे पहले आता है कूला। कूला होता है सबसे छोटी यूनिट फैमिली की, ठीक है। फिर आता है ग्रामा, जिसे हम कहते हैं विलेजेस में बनती है, ठीक है, फैमिलीज वो। फिर आता है विश, ठीक है, कई विलेज मिलकर विश बनाते थे, बहुत सारे ग्रामा मिलकर मतलब, और कई विश मिलकर जो है ट्राइब बन जाते थे, जना, ठीक है। याद रखना, कुल, ग्राम, विश, जना, ठीक है। पैट्रियार्कल फैमिली होती थी, पैट्रियार्कल यानी कि मतलब घर का जो हेड है वो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता था। वर्ना सिस्टम भी ये फॉलो करते थे, ठीक है। ऋग्वेदिक से वर्ना सिस्टम चला आ रहा है, वही बर्थ बेस्ड नहीं था, कास्ट वगैरह वो सब, ठीक है। पोजीशन ऑफ वुमेन अगर हम देखें तो वुमेन की पोजीशन काफी अच्छी थी, एजुकेशन ले सकती थी वो, रिलीजियस सेरेमनी में भी रहती थी और असेंबलीज में भी जा सकती थी। लर्नड वुमेन भी थी यहाँ पे। ऋग्वेदा में कुछ फेमस वुमेन का नाम मिलता है, जैसे घोषा और लोपामुद्रा, याद रखोगे नाम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दे रखे हैं, घोषा एंड लोपामुद्रा, ओके। एजुकेटेड वुमेन थी सबसे ज्यादा। मैरिज की बात करें तो मैरिज सेक्रेड मान जाता था, चाइल्ड मैरिज नहीं थी यहाँ पे, और वुमेन को रिस्पेक्ट मिलता था, ठीक है। इकोनॉमी की बात कर ली, सोसाइटी की। अब हम आते हैं इसकी पॉलिटी पर। देखो, ट्राइबल नेचर था, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम इनका ट्राइबल पे बेस था, और इनका जो इंपॉर्टेंट लीडर होता था उसको ये राजा या फिर जनापति कहते थे, ठीक है। राजा का नाम था, राजा का मेनली क्या काम होता था, ट्राइब को प्रोटेक्ट करना, लॉ ऑर्डर मेंटेन करना और वॉर में आगे जाना, ठीक है। राजा बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर नहीं था यहाँ पर, बिल्कुल मेन नहीं था। राजा डिक्टेटर भी नहीं था, उसकी पावर जो है लिमिटेड थी, ठीक है। सभा भी थी इनमें, सभा मतलब एल्डर्स और इंपॉर्टेंट नोबल असेंबली, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे समिति थी, लार्जर ट्राइबल असेंबली, ठीक है। यहाँ पब्लिक मैटर डिस्कस होते थे समिति में, ओके। और यहाँ पे पुरोहित थे, प्रीस्ट जिसे हम कहते हैं, सेनापति, किंग, ये सब, ओके। रिलीजन अगर हम देखें तो रिलीजन इसमें जो है ये लोग ऋग्वेदिक आर्यन नेचर वर्शिप करते थे। नेचुरल फोर्सेस के गॉड्स को रूप में पूजा की जाती थी, जैसे कि इंद्र गॉड ऑफ रेन एंड वॉर, अग्नि गॉड ऑफ फायर, वरुण गॉड ऑफ
कॉस्मिक ऑर्डर और सूर्य सन गॉड, ऐसे करके नेचर को पूछते थे बेसिकली, ठीक है। रिलीजियस लाइफ में प्रेयर्स, हाइम्स, यही सब गाते थे, ठीक है। तो देखो ये काफी एक्सटेंडेड है, बार बार पढ़ोगे आंसर तो ही समझ आएंगे वरना नहीं आएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन काफी हैं क्योंकि काफी कुछ था 3 क्वेश्चंस में। मुझे बताओ अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, तो मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊं, वरना आप लोग ये पीडीएफ मेरे से ले सकते हो, ठीक है। और पीडीएफ लेकर खुद प्रिपेयर कर सकते हो क्वेश्चन पढ़कर, लेकिन ये पीडीएफ पेड रहेंगे बहुत बेसिक मिनिमम अमाउंट के लिए, ठीक है। मुझे पता है आज सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ बेसिक अमाउंट रखा है मैंने, आप ये वो लेकर मेरे से खुद पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप लोग चाहोगे नीचे 2 कमेंट कर देना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्द डाल दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।